Hello friends, this is Vikas Kumar. Again welcome you all from Modulation Institutes. तो चलिए आज हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो हमारा था रेजोनेंस पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट टाइम। तो रेजोनेंस का हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं लास्ट टाइम हमने जो कुछ भी पढ़ा था अभी जस्ट बोर्ड पे लिखा हुआ है ये। ओके, तो इसको हम मिटाते हैं और मिटाने के बाद अब फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारा होगा वो हमारा एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में क्या क्या होगा वो हम देखते हैं पहले, उसके बाद फिर हम एक वन बाय वन हम डील करेंगे उसको आगे। ओके, तो चलिए पहले इसको इरेज करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला इसका एप्लीकेशन क्या है। पहला एप्लीकेशन जो है हमारा है, पहला एप्लीकेशन है फाइंड द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो क्या है फाइंडिंग नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एप्लीकेशन हमारा पहला है, उसको मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा कि आप कैसे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला एप्लीकेशन हमारा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है। सिंपली आप देख लीजिए यहां पर आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपको कितना दिख रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। आपको पाई इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर क्या है, आपका एक पाई है। तो एक पाई मतलब कितना हुआ, एक पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हुआ। ओके, तो आपसे पूछा गया पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, ये आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब मान लीजिए मैं क्वेश्चन कुछ इस तरह से उठाता हूं। सपोज आपसे पूछा गया फाइंड आउट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है। तो एक पाई बॉन्ड, देखिए ये आप केकुले रूल्स के बारे में तो सुना ही होगा, केकुले रूल्स, या फिर आप हकल्स रूल के बारे में सुने होंगे। हकल्स रूल्स में क्या होता है, हकल्स रूल होता है हमारा चलिए हकल्स रूल्स छोड़ दीजिए, हकल्स रूल्स एक्चुअली हमें यूज नहीं है हकल्स, इसलिए हम हकल्स रूल्स के बारे में नहीं बात करेंगे। सिंपली जब कभी भी देखिएगा एक पाई बॉन्ड अगर होता है तो एक पाई बॉन्ड होगा तो हम उसको कितना काउंट करेंगे, 2 पाई काउंट करेंगे उसको। एक्चुअली में वो जो आपका आता है एक पाई अगर बोलते हैं यहाँ पर कितना होगा, देखिए 1 पाई 2 पाई 3 पाई, टोटल कितना आपका हो गया, 1 पाई 2 पाई, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, टोटल कितना आपको मिल रहा है यहाँ पर 3 पाई मिल रहा है। अब 3 पाई को क्या बोलेंगे आप, इसको हमने कहा आपको एक पाई बॉन्ड है तो उसको कितना काउंट करना है, आपको 2 पाई बॉन्ड काउंट करने हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, देखिए टोटल कितने, 1 2 3 पाई बॉन्ड हो गया, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया आपका। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं,
ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जब कभी भी एक पाई बॉन्ड के बारे में बोलते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ओके, जब कभी भी एक पाई बॉन्ड बोलेंगे हम उसके लिए क्या बोलते हैं, हम 2 इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं। ओके, क्योंकि आपसे वो हमें हगल्स रूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक पाई बॉन्ड अगर बोल रहा हूं तो एक पाई बॉन्ड बोलने का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए हमने देखा यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स, आपको कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, मतलब पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको, 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3 × 2 कितना होगा, 6। इसलिए हम यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाए। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, आप सभी को पता है। तो 2 पाई देखिए, एक पाई यहां पर है, एक पाई इधर दिख रहा है, एक पाई 4 पाई तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको। देखिए एक पाई के लिए मतलब 2 पाई बोलते हैं इसको, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई कितना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब यहां पर 2 लोन पेयर है, इन 2 लोन पेयर के बारे में क्या बोलेंगे आप, इन 2 लोन पेयर के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, इन दोनों लोन पेयर में से क्या हमें रेजोनेंस होगा। अगर रेजोनेंस होगा तो हमारा डबल बॉन्ड, ये जो हमारा लोन पेयर है, लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा आपका, वो लोन पेयर आपका कन्वर्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड में। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ, तो फिर आपको ये ईजी वे में आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है, CHNH2 है हमारे पास में, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर क्या है, लोन पेयर है। यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर आपको लोन पेयर दिख रहा है। ओके, तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट लोन पेयर है, तो ये क्या होता है आपको, ये इसकी वजह से बॉन्ड, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका बॉन्ड ट्रांसफर इधर होता है। तो यहाँ पर क्या दिखता है आपको, नेगेटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड NH2, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नजर आया। तो आपको क्या दिखा कि ये जो आपका लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है, वो पाई बॉन्ड बन जा रहा है। ओके, तो पाई बॉन्ड बन जा रहा है, तो आपको पता ही है कि जब कभी भी लोन पेयर अगर आपको पार्टिसिपेशन कर जाए किसमें, रेजोनेंस में, तो फिर आपको क्या मिलेगा, वो आपको लोन पेयर नहीं मिलेगा। जब लोन पेयर नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो चला गया किस में, वो चला गया आपको पाई बॉन्ड में। तो पाई बॉन्ड में चला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपका लोन पेयर कैसे ट्रीट होगा, एक पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट होगा। ओके, तो अब क्या बोलेंगे उसको, हम पाई इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है, अब देखिए सवाल ये होता है यहाँ पर कि क्या दोनों को हम बोलेंगे, तो आंसर होगा नो। इसलिए क्योंकि किसी एक टाइम में दोनों लोन पेयर में से किसी एक लोन पेयर को ही आप क्या करोगे, उसका यूज कर सकते हैं। तो दोनों लोन पेयर में से किसी एक को ही आप यूज करोगे, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक ही आपका पाई होगा। यहाँ पर एक पाई हो जाएगा, तो टोटल पाई कितना दिख रहा है आपको, टोटल 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो टोटल 3 पाई मतलब 3 दूना 6 पाई, मतलब कितना हो गया आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। आप इसमें बताइए कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसमें देख सकते हैं आप कितना है, यहां पर एक नेगेटिव है, एक डबल बॉन्ड। तो देखिए ये तो आपको दिख रहा होगा डायरेक्टली में, ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड कितने हो गए, एक पाई यहां हो गया, दूसरा पाई। अब इसके बारे में आपको जज करना है कि क्या ये पाई बॉन्ड होगा या नहीं होगा। अगर वो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लिखा हुआ है डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन है, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज आपको मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज वो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा। और जब रेजोनेंस में जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपको डबल बॉन्ड बन जाएगा। और जब डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसका मतलब ये भी क्या होगा, हमारा पाई बॉन्ड ही होगा। तो मतलब टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास, फिर से अगेन 2 4 और 6, टोटल कितने हो गए हमारे पास, अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, तो इस तरह से हमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करना हो तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली डबल। हमें देखना ये है कि यदि लोन पेयर है तो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और यदि कर रहा है तो उसको क्या करना होगा, आपको उसको ध्यान रखिएगा, उसको हमें पाई बॉन्ड में काउंट करना है, नॉर्मली उसको नहीं छोड़ना है ऐसे ही।
मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं। सपोज हमने क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिया, ओके चलिए देखते हैं इसमें हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारा काउंट करने के लिए सबसे पहले डबल बॉन्ड देख लीजिए कितना है। डबल बॉन्ड कितना आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो पाई बॉन्ड हो गया, तो डायरेक्टली 7 हो गया, तो 7 दूना 14 हो गया हमारे पास में। तो 7 2 जा 14 हो गए, तो 7 2 जा 14 होने के बाद तो देखिए 7 2 जा 14 हो गए, तो 7 2 जा 14, और बाकी जो है इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास भी डबल लोन पेयर है, इसके पास एक सिंगल लोन पेयर है। तो अब हमें ये बताइए कि ये जो लोन पेयर है क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो हमारा क्या होगा, वो लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और नहीं तो जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये डबल बॉन्ड, देखिए ये जो आपका लोन पेयर है डबल से नेक्स्ट पर है, मतलब ये क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब ये भी हमारा क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर 2 लोन पेयर है। अब दोनों लोन पेयर है तो क्या दो हम पाई बॉन्ड बोल सकते हैं, नहीं, इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये भी हमारा पाई बॉन्ड है और ये भी हमारा पाई बॉन्ड बन सकता है, लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम में, किसी एक टाइम की अगर बात किया जाए तो एक टाइम में क्या होगा, हमारा इन दोनों जो लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर में से किसी एक ही लोन पेयर को हमें क्या करना होगा, यूज करना होगा। तो इसीलिए हमें क्या होगा, यहाँ पर दोनों लोन पेयर में से क्या होगा, कोई एक लोन पेयर आएगा और यहाँ हमें एक पाई बॉन्ड मिलेगा। ओके, दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा यहाँ पर लोन पेयर है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर लोन पेयर है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर लोन पेयर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमें क्या करना होगा, ये भी पाई बॉन्ड में ही चला जाएगा। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर होने की वजह से क्या होगा, रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होने की वजह से क्या होगा, वो हमारा कहाँ चला जाएगा, वो हमें रेजोनेंस में चला जाएगा लोन पेयर, और जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हमारा ये पाई बॉन्ड होगा। फाइन, तो इस तरह से हमें देख सकते हैं कितना मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल कितना हो गया, 10 दूना 20। ओके, मतलब कितना हो गया, 20 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास में, 20 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितना हुआ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने मिले हमें, 20 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। जी का 16, कुछ गड़बड़ी हुई क्या, हाँ ओके, एक्चुअली क्वेश्चन कुछ और था इसमें, मैंने क्वेश्चन कुछ और लिखा है यहाँ पर। तो वहाँ जो क्वेश्चन था, एक्चुअली मैं जो क्वेश्चन वहाँ लिखा हुआ था, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर लिखा हुआ है। सो आई जस्ट वांटेड कि मैं आंसर्स मिले सेम, बट आंसर सेम नहीं हो सकता क्योंकि हमने क्वेश्चन को चेंज किया है यहाँ पर। ओके, तो वहाँ पर आंसर्स, इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया हुआ है, वो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पर इस तरह से एक क्वेश्चन हमारा ये भी है, जो बुक्स में जो क्वेश्चन दे रखा है ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, और हमारा क्वेश्चन ये था। तो आप हमारा आंसर जिस हिसाब से है, जिस तरह से क्वेश्चन है उस तरह से हमारा आंसर 20 पाई इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब दूसरा आंसर, यहाँ इसका आंसर आप बता सकते हैं कितना होगा, देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों तो सेम है, इसमें कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। अगर गौर से देखें आप तो यहाँ पर कितना है, ये हमारा जो यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर, क्या ये लोन पेयर डबल बॉन्ड बनने के लायक है या नहीं, इसका चेक कैसे करेंगे, क्या ये रेजोनेंस हो रहा है या नहीं। अगर ये रेजोनेंस होएगा
अगर इसका रेजोनेंस होगा, मैं तो ये जो लोन पेयर है, अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो ही हमारा क्या होगा, हमारा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या है, डबल से नेक्स्ट हमारा ये हो रहा है, ना कि ये हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा डबल बॉन्ड में नहीं जाएगा, मतलब ये पाई बॉन्ड हमारा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ये कहाँ होना चाहिए था, यदि ये यहाँ होता तो फिर हमारा क्या होता, वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता ये। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। तो आगे हम कितना टोटल काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16 पाई। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 पाई हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट। ओके, तो इस तरह से आप पहला एप्लीकेशन हमने खत्म किया। पहला एप्लीकेशन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए क्या करना है, एक पाई बॉन्ड होगा तो आप उसको क्या कर लिखेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि वो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एक पाई बॉन्ड है तो कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसीलिए मैं वहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, वो नेक्स्ट हमें आ रहा है रेजोनेंस का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, वो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स है। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स पर हम देखते हैं अगला एप्लीकेशन क्या है। चलिए देखिए क्या है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट का मतलब। वैसे तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के बारे में आपको हम इंडक्टिव इफेक्ट में काफ़ी बता चुके हैं, तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे उसको, बस आपको मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्टली C प्लस और C माइनस। तो C प्लस और C माइनस, एक्चुअली वहाँ C माइनस आपको नहीं बताया था मैंने, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि C माइनस का भी स्टेबिलिटी क्या होता है, वैसे ही चेक करेंगे जैसे हम C प्लस को चेक करते हैं। तो C प्लस का जो क्या होता है, C प्लस पे आपको क्या करते हैं, C प्लस पे आपको प्लस आई पर ध्यान देना पड़ता है। प्लस आई अगर होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और C माइनस में क्या करेंगे हम, हमें प्लस आई पर माइनस आई पर ध्यान देना है, क्योंकि आपको नेगेटिव पार्ट को ज़्यादा नहीं करना है। अगर नेगेटिव पार्ट ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, वो तब भी हमारा स्टेबल नहीं होगा। मतलब कुल मिला के ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को आपको कम करना है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को कम करना है। मतलब लेस पॉजिटिव मोर स्टेबल, लेस नेगेटिव मोर स्टेबल्स। ओके, तो दोनों सेम चीजें हैं, आपको इस बात का ध्यान देना है। ओके, तो उसके लिए कोई खास क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपको नेगेटिव चार्ज को भी बैलेंस करना है तो आप जैसे पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं जस्ट वैसा ही करेंगे। बस फर्क क्या हो जाएगा कि जब पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं तो आप क्या करते हैं, प्लस आई का एडअप करते हैं, प्लस आई के थ्रू बैलेंस करते हैं। लेकिन जब नेगेटिव को बैलेंस करेंगे तो हम कैसे बैलेंस करेंगे, आप माइनस आई के थ्रू करेंगे, क्योंकि आप अगर प्लस आई जोड़ेंगे तो प्लस आई जोड़ने से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारा नेगेटिव एक्स्ट्रा होने की वजह से अनस्टेबिलिटी की ओर हम चले जाएंगे। फाइन, इस बात का ख्याल रखिएगा थोड़ा। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा चीज है मैं उसको बता दूं, और वो है स्टेबिलिटी प्रेफरेंस। क्या है हमारे यहां पर देखिए, स्टेबिलिटी प्रेफरेंस। क्या लिखा गया है, स्टेबिलिटी प्रेफरेंस। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होता है, सबसे पहला हमारा होता है एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा हमारा होता है मेसोमेरिक, तीसरा होता है हमारा रेजोनेंस, चौथा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और पांचवा होता है इंडक्टिव इफेक्ट। कहने का मतलब यहां है मेरा कि यदि मान लीजिए आपके पास क्या दिया हो, 5 कंपाउंड दिया हो, 5 कंपाउंड मतलब मैं इधर एग्जांपल के तौर पे बताना चाह रहा हूं, A B C D और E दिया हुआ है। ओके,
मान लीजिए कि आपके पास ABCD कंपाउंड 5 कंपाउंड दिया हुआ है और वो पांचों कंपाउंड जो है ओके, वो पांचों कंपाउंड जो है आपका क्या है, पांचों कंपाउंड आपको 5 तरीके से स्टेबल हो रहा है। ओके, पांचों 5 तरीके से स्टेबल हो रहा है, मतलब ए, मान लीजिए कि ए आपका एरोमेटिक से हो रहा है, ए आपका एरोमेटिक से हो रहा है, और बी आपका किससे हो रहा है, मेजोमेरिक से हो रहा है, और सी आपका किससे हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और डी और आपका डी जो हो रहा है मान लीजिए हाइपर कंजुगेशन से हो रहा है, और एफ जो ये ई जो हमारा ई हमारा हो रहा है इंडक्टिव से हो रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन पांचों कंपाउंड के स्टेबिलिटी की ऑर्डर क्या होगी। ओके, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ पर तो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर्स जो है यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे आप, यहाँ तो आपके पास ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन पांचों 5 तरीके से हो रहा है, तो पांचों 5 तरीके से हो रहा है, तो हम कैसे स्टेबिलिटी का डिसाइड करेंगे, तो स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे हम इस स्टेबिलिटी प्रेफरेंस से। तो स्टेबिलिटी प्रेफरेंस क्या हमारा, सबसे पहले हमारा एरोमेटिक है, उसके बाद फिर मेजोमेरिक है, उसके बाद रेजोनेंस है, देन हाइपर कंजुगेशन एंड द लास्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर्स यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, सबसे पहले एरोमेटिक मतलब ए हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा, उसके बाद फिर मेजोमेरिक, तो मेजोमेरिक बी आएगा, उसके बाद फिर सी आएगा, उसके बाद डी, उसके बाद ई एंड द लास्ट हमारा क्या होगा, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। अगर और भी है तो और भी होगा तो इसी में से कहीं ना कहीं आएगा। तो कितना होगा हमारा 5 था, पांचों का पांचों स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने देख लिया। तो अगर मान लीजिए कि 5 को दे तो पांचों का पांचों कैसे स्टेबल करेंगे, इसी वे में हमें स्टेबिलिटी चेक करना होगा। समझ आ गई बात। तो देखिए यहां पर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। अब जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा क्वेश्चन रिगार्डिंग क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात कर लेते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट क्या है वो देखते हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्या है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में आपको मैंने बताया था कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन होता है। तो डायरेक्टली हम क्या बोलते हैं, तो अगर टॉपिक की बात करें तो टॉपिक हमारा यहां पर क्या लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो इसके अंदर क्या हमारा 2 पार्ट आएगा, 2 पार्ट क्या क्या आएगा, कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन। ओके, तो अभी जो हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी किसकी पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पढ़ेंगे हम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन। ओके फाइन। तो हम टॉपिक डालेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन के बारे में तो आपको ऑलरेडी जानकारी है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं कि कार्बोकेटायन क्या है। तो अभी आपको सीधा मैं क्वेश्चन पर लेके चलता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। ओके, तो देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या हमारा, तो इसमें क्या देखना होगा आपको सीधा R+, फिर से मैं वापस बोलना चाह रहा हूं कि R+ को आपको क्या करना है, कम करना है। तो कम करने का मतलब क्या हुआ, तो कम करने के 2 तरीके हैं। एक तो हमें आपको मैंने बताया था आपको
कि वहां पर प्लस आई से कम करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, रेजोनेंस आ गया है, ठीक है। तो रेजोनेंस आ गया, तो रेजोनेंस से भी हमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज तो कम ही हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आपको वहां नहीं, उस लोकेशन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कम ही हो रहे हैं। तो जैसे यहां पर मैं बताना ये चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि यहां पर क्वेश्चन, मान लीजिए कुछ इस तरह से आपके पास में, सपोज आपके पास क्वेश्चन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड, ये क्वेश्चन है। दूसरा है आपका ए में, और बी में है हमारा ए बी, और सी है हमारे पास में कुछ इस तरह से। तो आपसे पूछा जा रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ए CH2 डबल बॉन्ड CH यहां पर 2, और CH3 CH2 प्लस, और सी में आपको इस तरह से पूछा गया। ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है आपका IIT JEE का क्वेश्चन है, IIT 2K 13 मेंस का क्वेश्चन है आपका, मेंस आपका है ये जो आपका क्वेश्चन है, मेंस 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछता है वो देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कंपाउंड, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कंपाउंड। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आप कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ पर, तो डिसाइड आप कैसे करेंगे, इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। तो आपको रेजोनेंस के केस में स्टेबिलिटी कैसे चेक करना है, रेजोनेंस के केस में आपको स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसके हम स्टेबिलिटी को उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि किसका ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है। तो जिसका ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो हमारा क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब का स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, यहाँ पर रेजोनेंस के केस में स्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ, रेजोनेंस के केस में स्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो ये सोचिए कि आप रेजोनेंस होता क्यों है। रेजोनेंस होता है फॉर गेटिंग मोर एंड मोर स्टेबलाइज, तो स्टेबलाइज होने के लिए, तो कहने का मतलब जितना ज़्यादा वो रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा वो। समझ आई मेरी बात, मेरे कहने का मतलब यही था कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, क्योंकि रेजोनेंस होता ही है स्टेबल होने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, स्टेबिलिटी ऑर्डर्स पूछा गया है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर्स क्या होगा, इसका 4 ऑप्शन दिए हुए थे, और 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही, ऑब्वियसली कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से देखिए सबसे पहले कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एरोमेटिक केस है, अभी हाल जस्ट मैंने आपको बताया है कि एरोमेटिक वाला जो केस होता है वो सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। इसलिए हमारा सबसे पहले आएगा सी, क्योंकि आप जब स्ट्रक्चर बनाओगे इसका तो आप इसके 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, आपको इसके 5 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसके आपके 2 स्ट्रक्चर बनेंगे और इनका 1 स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, तो चलिए इसका रहने दीजिए इन सब चीज़ों को, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ। ये एरोमेटिक है और ये आपका रेजोनेंस, और रेजोनेंस के थ्रू आपका ये हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। और ये आपका हाइपर कंजुगेशन, या फिर अभी फिलहाल चूंकि हाइपर कंजुगेशन आपको नहीं पढ़ाए हैं तो आप हाइपर कंजुगेशन के बारे में मत सोचिए, ये सीधा प्लस आई के बारे में सोचिए आप। तो यहाँ पर क्या है, प्लस आई से ये क्या हो रहा है, आपका रेजोनेंस ये प्लस आई से स्टेबल हो रहा है और रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, और ये हमारा क्या हो रहा है, ये भी रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस इसमें ज़्यादा हो रहा है और इसमें कम हो रहा है। अब देखिए ये मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है। इस तरह से क्यों लिखा मैंने, बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में रेजोनेंस होता है, और बेंजीन में देखिए डबल सिंगल आपको रेजोनेंस होता है, और डबल सिंगल मतलब क्या, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे तो हम ऐसे डॉट डॉट ना करके हम डायरेक्ट इसको गोला लगा देते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेंजीन का भी ऐसा हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, रेजोनेंस का सबसे हाईएस्ट, इसको यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर होगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, इसलिए हमारा क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट, देन ए, देन बी। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा सी ए बी। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। रिगार्डिंग कार्बोकैटायन से ये ले गया हूं।
मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द गिवन, क्वेश्चन है फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द गिवन। ओके, और स्टेबिलिटी क्या है हमारा, ए में है हमारा पॉजिटिव, बी हो गया हमारा, और सी हो गया और चलिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए अभी आपको पास ए बी सी दिया हुआ है और ए बी सी में आपसे क्या पूछा गया है, स्टेबिलिटी आपको बताना ही है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में पूछा गया है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको देखना होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज किस में सबसे कम हो रहा है, क्योंकि आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तो आप कैसे देखते हैं, उसके कैसे देखते हैं, इसकी पॉजिटिव चार्ज मिनिमम होना चाहिए, मतलब लेस पॉजिटिव मोर स्टेबल, लेस पॉजिटिव मोर स्टेबल। तो लेस पॉजिटिव किस में है आपका, सबसे ज्यादा लेस पॉजिटिव किस में होगा, जिसमें कि आपका ज्यादा रेजोनेंस होगा, पहला कंडीशन। या फिर दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन में आपको जिसमें सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप जुड़ा हो, ये सिर्फ यही संभव हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कोई हमारा रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो क्या ये कमेगा नहीं, बिल्कुल कमेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से हमारा क्या लगा हुआ है, प्लस आई जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा स्टिल घटेगा, प्लस आई की वजह से हमारा वो पॉजिटिव चार्ज घटेगा। और यहाँ क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, रेजोनेंस होगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट करेगा, यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटने का मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का घटना। तो ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरा यहाँ पर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये डबल सिंगल और फिर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर से क्या है, दोबारा आपको ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो टोटल इसमें कितने, ये आपका देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए, इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कितना बनेगा, पहला तो ये खुद है, जब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो दूसरा बनेगा, जब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो कितना बनेगा, तीसरा बनेगा। इसका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसका एक तो ये खुद है, दूसरा यहाँ से हटेगा तो ये बनेगा 2। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया, इसका 2, इसका 3 और इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं। इसका मतलब ये जैसा था वैसा ही है। तो सबसे, और दूसरी बात क्या कि ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट से, जो ये स्टेबल किससे हो रहा है, ये इंडक्टिव इफेक्ट से हमारा हो रहा है स्टेबल, और ये दोनों रेजोनेंस हो रहा है। तो जो रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा होगा, जो ज़्यादा क्या हो रहा होगा, जो ज़्यादा हमारा स्टेबल रेजोनेंस हो रहा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जो कम रेजोनेंस हो रहा है वो कम स्टेबल होगा। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा सी क्या होगा, सी इज द फर्स्ट मोस्ट स्टेबल, देन बी, देन ए। दूसरा और एक लॉजिक हम बता सकते हैं स्टेबिलिटी का चेक करने के लिए, कि जिसमें जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा विथ पॉजिटिव चार्ज, विथ पॉजिटिव चार्ज, जिसमें जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा वो ज़्यादातर आपको देखेंगे कि वही हमारा स्टेबल हो रहा होगा ज़्यादा। ओके, अब ये मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड कितना दिख रहा है आपको, 2 टाइम्स, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 1 टाइम्स। अगर इन दोनों का कंपेरिजन लिया जाए तो ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। जैसा कि हमने कहा आपसे कि डबल बॉन्ड जिसके पास ज़्यादा है वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिसका डबल बॉन्ड कम होगा वो क्या होगा, क्या होगा, वो लेस स्टेबल होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड डबल टाइम्स है, तो मतलब हमारा सी पहले आना चाहिए, ये देखिए आया हुआ भी है, और बी क्या आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए। इसका मतलब डबल बॉन्ड डबल टाइम्स है, डबल बॉन्ड यहाँ पर सिंगल टाइम, मतलब जिसमें 2 टाइम्स है और जिसमें 1 टाइम है, तो जिसमें 2 टाइम्स है वो ज़्यादा है, और उसके बाद फिर 1, उसके बाद फिर 0। तो आप देखिए, देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चन बना के देखते हैं इस तरह के, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है,
अच्छा, पहले एक क्वेश्चन बनाने से पहले मैं एक थोड़ा सा एक टॉपिक है छोटा सा, उसको मैं समझा देता हूँ, फिर है कि रेजोनेंस नहीं है वो। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर कुछ इस तरह से है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अगर आप ये बोलते हैं कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, सपोज मैं बोलता हूँ कि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, तो सबसे पहले चीज़ देखिए यहाँ पर क्या है, ये कार्बन हमारा क्या है, डबल बॉन्ड के साथ, ये पॉजिटिव नहीं हो, सॉरी, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड के साथ CH2 और पॉजिटिव है तो आपका एक हाइड्रोजन घट जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, sp कार्बन है, देख सकते हैं sp कार्बन है, क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड होता है और एक मतलब पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा यहाँ पर एक हाइड्रोजन, कितना हो गया सिग्मा बॉन्ड हमारे पास में, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तो दो सिग्मा के लिए आपको क्या, दो ऑर्बिटल चाहिए, दो ऑर्बिटल मतलब sp हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए कि हमने रेजोनेंस करवा दिया, हालांकि रेजोनेंस होता नहीं है, और रेजोनेंस क्यों नहीं होता है इसके पीछे मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। हम बोलते हैं ना कि मान लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, हम बोलते हैं कि रेजोनेंस होगा, और दूसरी वजह क्या है, रेजोनेंस क्यों नहीं होगा, इसके पीछे चलेंगे पहले हम। तो देखिए मान लीजिए हमने क्या बोला, हमने बोला कि रेजोनेंस हो जाता है, चलिए मान लेते हैं रेजोनेंस हो जाता है। जब रेजोनेंस आप करोगे तो क्या होगा वो देखिए, जब आपने रेजोनेंस किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल्स, तो मतलब क्या हो गया, CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका देखिए क्या हालत बन गया, देख सकते हैं आप, CH क्या कभी आपने कभी इस फॉर्मेट में देखा है, कभी भी ये इस फॉर्मेट में कभी नहीं रह सकता है, इसलिए नहीं, ये तो पहले से ही अनस्टेबल था, sp कार्बन था, इसका ऑक्टेट का प्रॉब्लम तो पहले से था, लेकिन अब तो आपने ब्लंडर कर दिया, ये तो अब और पॉसिबल नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, ये पहले से हम अनस्टेबल थे और रेजोनेंस करवा के क्या किया आपने, और भी ज़्यादा अनस्टेबल हमें कर दिया, तो ये कभी भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये कभी भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है, समझ आ रही बात है। ये वाला जो कंपाउंड हमारा क्या है, मोस्ट अनस्टेबल, ओके, मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड हो गया। मैं नोट करके हम बोल सकते हैं यहां पर कि इफ डबल बॉन्ड इज डबल बॉन्डेड कार्बन पर क्या बोलेंगे, सिंपली कैसे बोलेंगे इसको हम, डबल बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा हमारा, मोस्ट अनस्टेबल होगा, मींस पॉजिटिव चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन is most unstable कंपाउंड। क्या मैंने बोला, पॉजिटिव चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होगा वो कंपाउंड। ओके, चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि ये कैसा, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा कार्बन कैसा है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है डबल बॉन्डेड कार्बन, मतलब यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, हमारा कंपाउंड कैसा होगा, मोस्ट अनस्टेबल होगा, जो हमने यहाँ पर लिखा रखा है। ओके, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जब कभी भी डबल बॉन्डेड कार्बन हो तो वहां पर वो कंपाउंड कैसा होगा, हमारा अनस्टेबल कंपाउंड होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू हम इसको कैसे समझेंगे। क्या लिखा है, फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑफ गिवंस। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए ऑप्शन में
बी हमारे पास है और सी है हमारे पास में तो आप बता सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा किसका होगा। हमने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड जिसमें सबसे ज्यादा होगा वो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या सी इज द करेक्ट राइट आंसर, मतलब मोस्ट स्टेबल अगर की बात किया जाए तो मोस्ट स्टेबल हमारा सी होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आपका कितना है, डबल टाइम्स है, तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर मोस्ट स्टेबल की बात किया जाए तो। लेकिन ये अगर ऑर्डर्स की बात किया जाए तो सबसे पहले सी और उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड वन। अब देखिए सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, अब क्या करेंगे आप, कैसे चेक करेंगे इसको। तो अभी अभी आपको मैंने बताया है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, मोस्ट अनस्टेबल होगा, मतलब ये हमारा कंपाउंड कैसा होगा, मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड होगा। इसका मतलब क्या है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी में अगर आपका आंसर देखा जाए तो ए और बी में आंसर हमारा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। बी इज द करेक्ट आंसर, मींस बी इज मोर स्टेबल देन ए। ओके, तो हमारा ऑर्डर्स क्या हो गया, सी देन बी देन ए, स्टेबिलिटी ऑर्डर्स हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं आसानी से, स्टेबिलिटी रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस इन रेजोनेंस। ओके, इन रेजोनेंस। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप। उसके बाद देखिए, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन यहां पर दिया, ए में दिया हमने यहां पर पॉजिटिव, बी में दे दिया हमने चलिए। तो देखिए यहां पर क्या है क्वेश्चन हमारा, कुछ इस तरह से हमने क्वेश्चन लिया है यहां पर। अभी आपको यह बताना है कि इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर्स क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर्स क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर्स क्या होगा इसका जब बता सकते हैं आप। देखिए इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर्स कैसे चेक करेंगे, यहां पर देखिए डबल बॉन्ड, हमें आपको एक लॉजिक बताया कि डबल बॉन्ड अगर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर तो ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। तो देखिए लॉजिक अगर फेल हो जाए तो कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। देखिए मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ आज फाइनल, कि कोई भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस परमानेंट सॉल्यूशन आप मतलब परमानेंट प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है आपको तो कहीं ना कहीं आपको वो सॉल्यूशन मिलेगा, जस्ट आप उसको ट्राई कीजिए डे बाय डे आप ट्राई कीजिए उसको सॉल्यूशन करने का, आपको कहीं ना कहीं मिलेगा सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड, मतलब 2 टाइम्स डबल बॉन्ड यहाँ है, 2 टाइम्स डबल बॉन्ड यहाँ है। तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि हम इन दोनों में से सॉल्यूशन, इन दोनों जो प्रोडक्ट है, ज़्यादा स्टेबल कौन है। ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट को देखने के लिए क्या करेंगे, हम उन दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और देखते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से इन दोनों का कितना ज़्यादा, मतलब किसका ज़्यादा बन रहा है। तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पीछे भागना क्यों चाह रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पीछे मत भागिए। सिंपली आप ये सोचिए, हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेक करना है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को चेक करने के लिए आप ये देखिए कि पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज, ये आप समझ रहे हैं मेरी बात। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, आपको कम करना है। कम कर रहे हैं मतलब कितना जल्दी यहाँ से रेजोनेंस हो रहा है और कितना लेट से वापस आपको दिख रहा है, कितना जल्दी जा रहा है और कितना लेट से आपको दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर सेम कंडीशन ए और बी के साथ देखिए, तो जो ए के पास कंडीशन है वही बी के पास भी कंडीशन है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जो ए में है और बी में है उन दोनों का कंडीशन में अंतर क्या है। देखिए अगर आप पहली बार जाते हैं तो आप जस्ट एक बार डबल बॉन्ड, जस्ट आप क्या करोगे, एक रेजोनेंस करके वापस फिर आ जाओगे। क्यों, क्योंकि आपको इधर भी रेजोनेंस करना है। लेकिन इसके केस में क्या है कि एक बार रेजोनेंस करोगे तो फिर आपको वापस नहीं आएंगे, फिर इसके साथ भी रेजोनेंस करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है आपको,
लेट से आपको मिल रहा है, यहाँ पर लेट से मिल रहा है मतलब ज़्यादा टाइम के लिए पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है आपको, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है वो आपको सबसे लेस हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, बी देन ए देन सी। तो देख सकते हैं यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, स्टेबिलिटी ऑर्डर्स फर्स्ट बी देन ए देन सी। ओके, तो इस तरह से हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस खत्म होता है। और कार्बो एनायंस का भी वैसा ही है। कार्बो एनायंस में भी आपको क्या करना है, कार्बो एनायंस को चेक करना है आपको, उसके मिनिमम आपको उसका मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। ओके, पर अभी तक क्वेश्चंस वगैरह बहुत रेयरली पूछा जाता है कार्बोकैटायन पे, ज़्यादातर कार्बोकैटायन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो डोंट वरी। तो कार्बोकैटायन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक पर। और दूसरा एप्लीकेशन क्या है हमारा, देखिए दूसरा एप्लीकेशन है, मान लीजिए कि आपके पास में मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है और उस कंपाउंड में आपके पास में क्या है कि ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन सब मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ दे रखा है। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पोलर भी है, नॉन पोलर भी है। ओके, पोलर भी है, पोलर मतलब कि पॉजिटिव की बात कर रहे हैं या फिर नेगेटिव की बात कर रहे हैं हम। पोलर कंपाउंड भी है, नॉन पोलर भी कंपाउंड है, और क्या है आपके पास में मतलब ऐसे बोलना चाह रहा हूँ कि नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और न्यूट्रल कंपाउंड भी है। तो उस केसेस में आप कैसे उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करोगे आप। ओके, तो उस केस का हम एनालिसिस करते हैं पहले, मतलब उसका कैसे हम उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। उसके कुछ रूल्स हैं, दो चार मतलब स्टेटमेंट के रूप में आपको लिखाऊंगा मैं, तो वो आप उसको पहले लिखता हूँ मैं, फिर आपको मैं समझा देता हूँ उसको वो क्या है। उसके बाद फिर हम देखते हैं, एक दो चार क्वेश्चन कर लेंगे उस पर, फिर हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस पर। ओके, तो सबसे पहले लिखिए। तो सबसे पहले हमारा क्या है, देखिए सबसे पहला हमारा जो की पॉइंट है हमारा, इसका की पॉइंट वो हमारा है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स, नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स आर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। ओके, अब दूसरा हमारा कहता है इन केस ऑफ पोलर स्ट्रक्चर, स्टेबल is that which has more number of covalent bond, which has more number of covalent bond with complete octet। ओके, तीसरा हमारा नेगेटिव चार्ज, negative charge on electronegative
एलिमेंट इज स्टेबल एंड पॉजिटिव चार्ज on electropositive charge is stable. Electropositive element is stable. क्या बोला गया है? देखिए अभी तक ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा, पहला और दूसरा आपको समझ में आ गया हो, लेकिन तीसरा शायद आपको समझ में ना आया हो, तो मैं समझा देता हूं आपको। देखिए पहला क्या है? नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स। नॉन पोलर स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा? वो उस पर कोई भी चार्जेस नहीं होगा, मतलब वो न्यूट्रल कंपाउंड होगा। क्या बोला गया है? नॉन पोलर, ध्यान से देखिएगा, नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स आर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। मतलब जो नॉन पोलर मतलब क्या हुआ कि उस पर कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, तो जिस पर कोई भी चार्जेस नहीं होगा वो सबसे ज़्यादा हमारा स्टेबल होगा। दूसरा बोला गया है कि यदि पोलर होता है, मतलब उस पर कोई चार्जेस आता है, तो उस पर चार्जेस आएगा तो क्या होगा? उस पर यदि चार्जेस आता है तो क्या होगा? बोलता है कि इन केस ऑफ पोलर स्ट्रक्चर्स, यदि पोलर स्ट्रक्चर है तो क्या होगा कि स्टेबल इज दैट विच हैज़ मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट्स। मतलब ये हुआ कि आपको वो कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, वो कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जिसके अंदर आपका क्या होगा? ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा, विथ क्या होना चाहिए? कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। समझ आई मेरी बात? उसके बाद आता है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर बोला जाता है, तीसरा नंबर आपसे कह रहा है कि निगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या बोला गया है? निगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज स्टेबल। मीन्स कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है पहले ये जानिए। आपको तो पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। FON के बारे में आपको पहले से बताया गया है। तो FON क्या है? हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है ये सब। तो क्या है बोलना ये चाह रहा आपसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर यदि आप नेगेटिव चार्ज डालते हैं तो वो आपका क्या होगा? स्टेबल होगा। लेकिन अगर इसी जगह पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर आप यदि पॉजिटिव डाल देते हैं तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? वो आपका जो एलिमेंट कैसा हो जाएगा? जो आयंस में होगा, जिसको हम पोलर बोल रहे हैं, वो पोलर हमारा कैसा हो जाएगा? वो आपका अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को नेगेटिव बोल रहा है, और नेगेटिव वाले पे यदि आप पॉजिटिव डालते हैं तो ऑब्वियसली उस पॉजिटिव को जल्दी से जल्दी हटाना चाहेगा, और जब हटाना चाहेगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? आपको अनस्टेबल वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज स्टेबल and positive charge on electropositive element is stables. ओके, तो अभी थोड़ा सा और एक चीज बाकी है, देखते हैं आगे क्या है। इसी में है की पॉइंट का ही है। नेक्स्ट जो थर्ड था लिखा था हमने, थर्ड के बाद लिखिएगा ऊपर, जो ऊपर मैं लिखने जा रहा हूं एक्चुअली थर्ड पॉइंट का ही वो पार्ट है, क्योंकि जगह नहीं था नीचे इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं। सॉरी। देखिए क्या है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हो डबल बॉन्ड O है तो ये हमारा क्या होगा? स्टेबल होगा। लेकिन ऐसा हो तब भी हमारा क्या होगा? ये भी हमारा क्या होगा? स्टेबल। लेकिन ऐसा अगर हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। देखिए सबसे पहला चीज क्या है कि डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O मतलब क्या हुआ?
न्यूट्रल कंपाउंड, नॉर्मल कंपाउंड, ये नॉर्मल कंपाउंड, ये हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इन तीनों में से अगर एग्जांपल के लिए जाए तो ये हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसके ये भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो चूंकि ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, मतलब ये पॉसिबल है कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पर क्या है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, वो उस पर अगर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 100% वो क्या होगा, आपको अनस्टेबल ही होगा। ओके, तो तीसरा पॉइंट में आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे बेसिकली हो रहा है। ओके, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑर्डर इन HCN, ये क्वेश्चन हमारा, और हमारे पास ऑप्शन दे रखा है A HC ट्रिपल बॉन्ड N, B HC माइनस डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, एंड C दे दिया हमारे पास में SC डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव। ओके, तो एक चीज देखिए यहाँ पर, सबसे पहले आपको क्या बताया गया है, इस तरह के कंपाउंड को देखने के लिए, सबसे पहले 3 पॉइंट आपको बताया गया। सबसे पहले क्या है कि हमारा जो नॉन पोलर स्ट्रक्चर होगा, नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो नॉन पोलर स्ट्रक्चर हमारा क्या है, नॉन पोलर स्ट्रक्चर हमारा ए हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हमारा ए सबसे पहले आएगा। उसके बाद आता है पोलर स्ट्रक्चर्स। तो जब पोलर स्ट्रक्चर आ जाए तो हम क्या चेक करते हैं, फिर हम चेक करते हैं क्या, नॉन पोलर स्ट्रक्चर। सबसे पहले नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर, ए नॉन पोलर स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन ऑर्डर की बात किया जाए तो यहाँ पर ऑर्डर पूछा गया है, तो ऑर्डर तो हमें ए तो पता चल गया सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा क्या, वो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो हमने ए लिख दिया। लेकिन अगर पोलर हो जाए तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो अगर पोलर हो जाए तो हमने वहां पर क्या बोला गया है कि यदि पोलर होता है तो वहां पर क्या करना है अपने आपको, वो देखना है आपको डबल बॉन्ड, आपको देखना है नंबर ऑफ जो कोवेलेंट बॉन्ड है ज्यादा होना चाहिए, विथ क्या होना चाहिए, कंप्लीट ऑक्टेट के साथ। ओके, तो जिसका ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा विथ कंप्लीट ऑक्टेट, वही उसका ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। ओके, वो कंपाउंड क्या होगा, हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को काउंट करते हैं। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 3, 1 2 3 बराबर हो गया। अब कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या है, बराबर है। तो अब आपका सेकंड रूल तो फेल हो गया। तो अब आप क्या करें, थर्ड रूल पर चलते हैं। तो थर्ड रूल क्या बोलता है आपसे कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, स्टेबल होता है। नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज स्टेबल एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज स्टेबल। तो चलिए चेक करते हैं। विथ ऑक्टेट भी देखना आपको, विथ ऑक्टेट भी होना चाहिए। तो देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहली बात देखिए, नाइट्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा गलत लिखा हुआ है। और यहां पर देखिए नाइट्रोजन पर नेगेटिव है और विथ कंप्लीट ऑक्टेट भी है। 2 4 और लोन पेयर उसके पास होता है। तो कितना हो गया, देखिए 2 4 6 8, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है ऑलरेडी। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है।
और साथ में एक और प्रॉब्लम क्या है, साथ में पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के नाते इस पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव, लेकिन है क्या, पॉजिटिव। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा बी जो है, बी आप लेस स्टेबल होगा देन सी। ओके, इसका मतलब हमारा क्या आंसर होगा, सी पहले आएगा देन बी आएगा। ओके, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए, नहीं भी आया तो मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए उस क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आपको देखना है इसमें HCOOH में देखना है। किस में देखना है, फॉर्मिक एसिड्स में देखना है आपको। फॉर्मिक एसिड्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, देखिए। ए हमारा है और बी हो गया पॉजिटिव, और ये हमारा ऑक्सीजन्स, और सी हो जाएगा हमारा पॉजिटिव ऑक्सीजन्स, हाइड्रोजन्स, and the D option is ओके। तो बताइए, अब देखिए यहां पर क्या है, आपको सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि सबसे ज्यादा नॉन पोलर स्ट्रक्चर है। तो सबसे ज्यादा नॉन पोलर स्ट्रक्चर मतलब सब इनमें चारों में से सबसे पहले आपको देखना है क्या नॉन पोलर स्ट्रक्चर कौन है, क्योंकि नॉन पोलर स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा नॉन पोलर स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, हमारा क्या है, ए इज द नॉन पोलर स्ट्रक्चर, मतलब ए इज आवर फर्स्ट आंसर। उसके बाद हमें चेक करना होगा पोलर। अब देखिए पोलर कौन कौन सा है, जो भी बचा है बाकी तीन तुम्हारा पोलर ही है। अगर पोलर है तो हमें पोलर के लिए तीन रूल्स बताए गए हैं, और वो तीन रूल्स क्या क्या है। सबसे पहला चीज, अगर पोलर है तो आप क्या करना, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को काउंट करना है, और साथ में क्या करना है, उसका ऑक्टेट को भी देखना है। तो देखिए इन दोनों में से क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्या, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स काउंट करने। तो देखिए सबसे इसका कितना है, 1 2 3, इसमें देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी है, इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4, सब में तो 4 है। अब क्या करें, सब में 4 है, लेकिन ऑक्टेट किस में पूरा है और किस में ऑक्टेट पूरा नहीं है, चेक करें जरा। देखिए ऑक्सीजन्स यहां पर इसमें ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो और दूसरी बात क्या है कि ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दिया गया है, ये तो स्टेबल नहीं हो सकता है। तो अगर ए, और दूसरी बात यहां पर देखते हैं, यहां पर देखिए, सॉरी, अब देखिए यहां पर एक गलती हो गई थी, यहां पर हमने एक बॉन्ड नहीं दिया था यहां पर, और ये बॉन्ड देने की वजह से अब आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इसमें ज्यादा हो गया। डी में देखिए कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा हो गया। यहाँ पे देखिए कोवलेंट बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। तो हमारा डी क्या हो जाएगा, इसके कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा हो चुका है डी में, इसलिए हमारा डी आंसर हो जाएगा पहले। उसके बाद चेक करके देखिए, उसके बाद यहाँ भी अब तो हमें यहाँ दिख चुका है दोनों में कोवलेंट बॉन्ड क्या है, बराबर है। दोनों में कोवलेंट बॉन्ड बराबर होने की वजह से क्या होगा, अब हमको ये जो हमने रूल्स बनाया था, ये रूल्स क्या होगा, फेल हो गया। तो अब हम क्या करें, अब हम उस रूल्स को फॉलो करेंगे जिसमें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज। तो जरा देख सकते हैं आप कि ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो क्या होगा हमारा, वो हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर,
और होना होना क्या चाहता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव है क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद फिर हमारा बी, मतलब ADCB। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से इसको डील कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है अगर स्टेबिलिटी के बारे में।